अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोजेक्ट चार्टर इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर। तो प्रोजेक्ट चार्टर क्या है, ये है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सो इट्स अ हाई लेवल डॉक्यूमेंट दैट ऑथराइजेस द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यूज ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, because in big organizations we are going to actually take the permission from the top management that we have to start a particular project। तो उसके आउटकम्स क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमको कौन से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, ये सब हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं और फिर वो डॉक्यूमेंट को हमको टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करना पड़ता है। टॉप मैनेजमेंट विल गिव अस द अप्रूवल to start that particular project. So signed and issued by top management of the company who takes up the role of sponsor, means sponsor matlab top management is going to give us the money, then not expected to change throughout the life cycle of the project। इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट चार्टर एक बार फिक्स हो गया तो वो फिर चेंज नहीं होगा। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपका प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस होता है, जब आप सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो आपको उसके अप्रूवल मिल जाता है और अप्रूवल मिलने के बाद आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, फिर आप प्रोजेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये एक हाई लेवल सिनॉप्सिस टाइप आप समझ लीजिए। फिर इट्स नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज, प्रोजेक्ट चैंपियंस मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट any obstacles and they accordingly give the feedback, serves as a guiding document for all the activities concerning the project। The project charter actually contains the following elements। तो उसमें elements कौन से, सबसे पहला है objective, मतलब what are the broad objectives and how we are going to achieve those objectives। Second is the timeline, that means how we are going to do each activity। So what will be the start date, what will be the end date of every task and the entire project। Then comes your important stakeholders। So what are the important stakeholders and what is their responsibilities, means who's going to get the benefit out of the project। Then comes the overview of resources needed and the overall budget, and last the major risk involved in the project। So this question is very simple, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप प्लीज इसको अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट है, what is project portfolio management, explain the key aspects of project portfolio management। So project portfolio management क्या है, it concerns the following, जैसे हो गया evaluating the proposals for the project। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है जहां पर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं एक टाइम में। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के प्रपोजल आते हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल को हमें इवेल्युएट करना है, फिर हमको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोजेक्ट में कौन से रिस्क है, देन हाउ टू शेयर रिसोर्सेस बिटवीन द प्रोजेक्ट, बिकॉज अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे तो डेफिनेटली कंपनी में रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, उनको प्रोजेक्ट्स के बीच में शेयर करना पड़ता है। फिर डिपेंडेंसीज होती है प्रोजेक्ट के बीच में, वो भी हमें चेक करनी पड़ती है। फिर कोई डुप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट है उसको भी हमें रिमूव करना है, और गैप्स, अगर कुछ गैप्स है तो उसको भी हमें फुलफिल करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डेफिनेशन। इसका मतलब है कि क्रिएट अ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो अगर हमने एक सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया तो ही हमें पता चलेगा कि कोई डुप्लीकेशन है क्या, डिपेंडेंसी है। दैट इज वाई हमको प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डेफिनेशन में हमें क्या करना है, क्रिएट सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। Then we have to identify whether all projects have repository। Suppose we have ICT projects, so they have repository or not। Then difference between the new product and renewal of a product we have to identify। Then next stage is project portfolio management। तो project portfolio management के अंदर क्या होता है, actual costing and performance of project is recorded and assessed। मतलब हम एक्चुअली
प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स है वो हम कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। और फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स टेक्निक्स। हमें क्या करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करना है कि कहाँ पर रिस्क थे, कहाँ पर वर्क और इजीली हम कर सकते थे। और ऐसे करके हमें क्या करना है, टास्क और प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करना है। हमें ये ट्राई करना है कि जो प्रोजेक्ट हमें 6 मंथ्स में लगा, क्या हम उसको 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं क्या। तो हमारा क्या होगा, ओवरऑल एक प्रोजेक्ट को करने के लिए हमने अगर टाइम सेव कर दिया तो ऐसे ओवरऑल हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें प्रोजेक्ट के बारे में गैदर करना है और कुछ जहां पर भी रिस्क है वो सब हमें हटाने हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो ये था प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डेफिनेशन, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फाइनली प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि what is net profit, what is return on investment, payback period, net present value and internal rate of return। तो एक एक करके जाते हैं। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, सारे जो कैश फ्लोज है उसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और आपको देखना है कि अगर जितने प्रोजेक्ट में जितना हमारा पैसा कंपनी में आया और जितना गया तो फाइनली हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो दैट इज माय नेट प्रॉफिट। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए मेरे एक्सपेंसेस हो गए सपोज से 80,000, तो इसको मैं माइनस में लिखूंगी क्योंकि ये मेरे एक्सपेंसेस है। अब मेरा प्रोजेक्ट से इनकम हो गया 1 लाख रुपीस, तो ये मेरा इनकम है। तो फाइनली मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000। तो ये जो 20,000 है ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल है। फिर नेक्स्ट में जाते हैं इंटरनल रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है कि हमने कितना पैसा लगाया और हमारे को क्या रिटर्न्स मिले। तो इसका एक फॉर्मूला है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, एक प्रोजेक्ट का 5 इयर्स का प्रॉफिट है 50,000, मतलब एनुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000 डिवाइडेड 5, ये आ गया 10,000। तो 10,000 मेरा हो गया एक साल का प्रॉफिट। अब मुझे निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्या लिखा, 10,000 डिवाइडेड इन्वेस्टमेंट, मेरा एक साल का रिटर्न हो गया 10,000, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख रुपीज। सो 10,000 डिवाइडेड 1 लाख इंटू 100, इट कम्स टू 10%। सो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 10%। सो ये सिंपल है। नेक्स्ट है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में बेसिकली क्या है कि आपका जो, ये आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। ये देखिए, आपने सपोज एक बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अब क्या हो गया आपको, तो मैं इसे माइनस में लिख देती हूँ क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मेरा पैसा जा रहा है। फिर मुझे क्या हो गया, 50,000 फर्स्ट ईयर में मेरा 50,000 मुझे रिटर्न आ गया थ्रू प्रॉफिट, और सेकेंड ईयर में वापस से मुझे 50,000 रिटर्न आ गया। इसका मतलब है कि मेरा जो 1 लाख रुपीज था वो मुझे 2 साल में रिफंड आ गया। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा पे बैक पीरियड कितना है, 2 इयर्स। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि अगर मेरा पैसा, आज मेरे पास 100 रुपीज है तो मैं उसे अगर 100, मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास 100 रुपीज है, बट 1 साल के बाद अगर मुझे 100 रुपीज आने वाला है तो मेरे इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि आज हमारे पास सिर्फ 91 रुपीज है। क्यों, क्योंकि 10% का इन्फ्लेशन हम पैसे पे लगाते हैं। तो ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर मेरा वही पैसा मुझे 2 साल के बाद मिलने वाला है तो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास 82 रुपीज है। तो ये हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर आ गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि
आपको डिस्काउंट रेट ऐसा देना है जिससे कि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए. Okay, so internal rate of return is the discount rate that will produce an NPV, net present value of 0 for the project. तो अगर ये बेसिकली क्यों यूज होता है कि अगर मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है और मुझे डिसाइड करना है कि विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर एक आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखिए, तो जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट होगा इट मींस दैट प्रोजेक्ट इज द बेस्ट. तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन है जिससे आप यूज कर सकते हो. अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोजेक्ट प्रोडक्ट. एक्सप्लेन प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो हियर वी फॉलो द प्रिंस अप्रोच. इसमें क्या है, बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम एज अ प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं. अब प्रोडक्ट में क्या होगा, वी विल हैव डिलीवरेबल्स. डिलीवरेबल्स मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू गिव इट टू कस्टमर. तो कस्टमर को हम क्या देने वाले हैं वो हमें लिखना है, एंड वी हैव टू डिवाइड इट इनटू sections, or we have to divide it into small products. Okay, so this diagram is very important. यहाँ पे क्या है, product selection product है. selection products में हम दे रहे हैं volume figures, then office layouts, user requirement, potential supplier, invitation to tender. then ये जो user requirements है इसको further divide कर सकते हो, जैसे existing system description, user modified requirement and test examples. और ये जो प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है इट इज अ वे ऑफ लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स. बेसिकली क्या है, देखिए, वन सेट ऑफ प्रोडक्ट्स विल रिलेट टू प्रोडक्ट नीडेड टू प्रोड्यूस वन और मोर इन्विटेशन टू टेंडर. मतलब इसको देख के हमें क्या बनाना है, इन्विटेशन टू टेंडर. इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें हमें ऑफिस लेआउट, यूजर रिक्वायरमेंट, तो अगर ऑफिस लेआउट के लिए हमें बाहर से कुछ प्रोडक्ट मंगाना है तो हमें एक इन्विटेशन टू टेंडर, ओके, ITT, इन्विटेशन टू टेंडर, ये क्रिएट करना है. तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन क्रिएट invitation to tender, and for each product we can create the required document. So let's go to the next question. Next question is what do you mean by scope and objectives of the project? List the activities involved in identifying project scope and objective. तो scope and objective क्या है कि अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो हमारे पास एक स्कोप होता है कि हम ये प्रोजेक्ट में ये करने वाले हैं. बेसिकली वी आर गोइंग टू सॉल्व सम रियल लाइफ प्रॉब्लम. सो हाउ डू वी डिफाइन इट? स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफाइंड बाय कंप्लीटिंग द स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रोजेक्ट विल बी रिगार्डेड एज सक्सेस इफ what we want to write. So suppose मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, the project will be regarded as success if I get 2000 hits on my website in 1 month. Okay, so ये एक मेरा complete project objective हो गया. Rather like post conditions for the project means we want to focus on how we want to carry out our activities, and we have to specify that how the project will be completed. Okay, so what are the activities involved? Identifying the scope and objective. इसके लिए हमें question answer करना है. What do we have to do to have success? Okay, now we have to need a project authority. Need a project authority means we have to have a set of project scope, allocate, approve cost from the higher authority. Then one person or group can be the board member. We have the project management board and we can have the steering committee. Then different people who are involved in the project, they all will be the stakeholders. तो अब इसमें से stakeholder कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में होंगे हमारे कस्टमर्स, देन आवर टॉप मैनेजमेंट, ऑल द एम्प्लॉयज, दे ऑल आर आवर स्टेक होल्डर्स. तो हमें आइडेंटिफाई करना है हु इज आवर स्टेक होल्डर एंड व्हाट इज द बेनिफिट वी आर गिविंग टू आवर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट.
then it is important therefore that a set of clearly defined objectives are identified and published for the project. Some individual or group needs to be pinpointed who act as the main client for the project. तो क्या है basically हमें आइडेंटिफाई करना है कि हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. तो इसके साथ आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम यूनिट 1. अब हम देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो एक और क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. यहाँ पर पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रोजेक्ट, डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट. इसको थोड़ा सा हम इनलार्ज कर देते हैं. यस, define some characteristics of the software project which make them difficult to manage compared to other projects. मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स और बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस है. तो व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? सम डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक प्लान, अ planned undertaking or a large undertaking like a public work. Okay, then characteristics of a project क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ नॉन रूटीन वर्क. मतलब जो हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रूटीन होते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ये नॉन रूटीन है. It is a planned task because we have first create a plan and then we execute. Then it's aimed at specific target, then carried out for customer, carried out by a temporary work group involving several specialism, made up of several different phases, constrained by time and resources, it may be large and complex. So ये सारे characteristics आपको याद रखने हैं. फिर ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज जॉब इज अ रूटीन वर्क, एक्सप्लोरेशन इज अ रिसर्च वर्क, and project lies between job and exploration. Then you have to explain that on one hand there is a repetitive or similar task carried out again and again. The task is well defined and there is little uncertainty. On the contrary, exploration में क्या है? We don't know anything. There is a lot of uncertainty. Whereas in project, it's a planned activity, but it is not carried out or it's not a routine work. जैसे हम डेटा एंट्री करते हैं वैसा रूटीन वर्क नहीं है. ये क्या करना है? आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है किसी कस्टमर के लिए. जैसे आप ERP सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, आप अटेंडेंस सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, तो ये एक रूटीन वर्क नहीं है बल्कि ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है. ओके, बट इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप प्रॉपरली प्रोजेक्ट को कम करोगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल एंड एक्सप्लेन W5HH प्रिंसिपल. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल ये मैंने अभी डिस्कस किया था. इनिशिएशन, प्लानिंग, देन एग्जीक्यूशन एंड क्लोजर, ये सारे उसके प्रिंसिपल्स हो गए. अब क्या है? W5HH प्रिंसिपल. तो ये अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है. जैसे कि W से हमारे 5 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. वाई, वॉट, वेन. ये देखिए, वाई, वॉट, वेन, हु, वेयर, हाउ एंड हाउ. ओके, दैट इज वाई वी से इट्स W5HH principle and it's given by Barry Boehm. So why the software is being built, what will be done, when will it be done, who is responsible for the function, where are the organizationally located, and who will be, how the job will be done technically and managerially, and how much of each resources is needed. So ये जो 7 questions है, इसका अगर हमने प्रोजेक्ट में आंसर दे दिया तो हमको वो प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है हमें समझ में आ जाएगा. तो ये 7 क्वेश्चंस के हमको आंसर्स फाइंड आउट करना है. दैट इज व्हाई वी से इट्स W5HH प्रिंसिपल. Then next question is define business case. Specify the content of business case document. तो business case document क्या है? It's worth recalling the difference between project success, that is successfully completed, then business risk, that means what kind of
risk involved in the business, what may go wrong. So based on that, we are creating a business case. So business case, basically it's a feasibility study document. Okay, so feasibility study can act as a business case, and it provides a justification whether we have to start a project or not. हमें project start करना है कि नहीं करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस केस में आप प्रॉफिट देख लीजिए और उसका कॉस्ट देख लीजिए. अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं है तो वो बिजनेस को हमें स्टार्ट नहीं करना है. So it provides a justification for starting the business, should show the benefits of the project. What are the benefits वो हमें दिखेगा, and what is the risk involved in the project, that also we can see. Then contents of a business case. अभी business case के contents क्या है, इसमें पहला है introduction और background. First point, that it describes the problem to be solved or an opportunity to be exploited. Then second is the proposed project. मतलब हमारा जो basically हम क्या करने वाले हैं, हमें outline बताना है project का. फिर बताना है कि market मतलब कि are we developing a new product or we are enhancing a product? So is there any similar product existing in the market and how we are doing it better? Okay, then comes the organizational and operational structure. So how the organization would need to change for this particular project, how it will be done, that we have to check. Then comes the benefits. Means what are the benefits from this project. So basically it's our financial benefits. मतलब हमने कितना, अगर सपोज एक प्रोजेक्ट ले हमने 1 लाख रुपीज स्पेंड किया और हमें उससे 2 लाख रुपीज का इनकम होगा, तो बेसिकली हमारा बेनिफिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज. तो हमें देखना है कि हमारे बिजनेस से हमें बेनिफिट कितना हो रहा है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, देन कम्स द आउटलाइन. बेनिफिट हो गया. आउटलाइन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, मतलब बेसिकली हमें एक ब्रॉड प्लान बनाना है कि हम ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं. दिस शुड कंसिडर द disruption of an organization that or which kind of problems may come in the project. Then comes the cost basically is how much expenses will be there in terms of infrastructure cost, in terms of employee salary, and in terms of the products that we are going to purchase, raw materials, resources that we are going to purchase, that is my cost. And financial analysis means मुझे कॉस्ट और बेनिफिट ये दोनों को कंबाइन करके देखना है कि हमें प्रॉफिट है कि नहीं ये प्रोजेक्ट में. ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये मैंने ऑलरेडी दूसरे क्वेश्चन पेपर में डिक्लेयर किया, एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें आएगा पीपीएम, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डेफिनेशन, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फाइनली ऑप्टिमाइजेशन. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. अब आगे आपको कैश फ्लो दिया हुआ है. देखिए, डिफाइन नेट प्रॉफिट, पे बैक पीरियड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कैलकुलेट दीज वैल्यूज फॉर द फ्लोइंग कैश फ्लो. ओके, तो ये कैश फ्लो आपको दिया हुआ है कि ईयर 1, इसमें देखिए ईयर 1 में एक्सपेंसेस कितना है, 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है. फिर फर्स्ट ईयर में 20,000 का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में 30 का प्रॉफिट, थर्ड ईयर में 20,000 का प्रॉफिट, फिर 30 का प्रॉफिट और फिर 60 का प्रॉफिट. ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है. अब आपको बताना है what is my return on investment, net profit and payback period. तो आपको क्या करना है, ये जो सारे वैल्यूज है ना, इनको ऐड कर लीजिए. कितना होता है 20 प्लस 30, 50,000 प्लस 20,000 हो जाता है 70,000 प्लस 30,000 मतलब 1 लाख रुपीज. तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो गया प्लस 60,000. तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो है 1,60,000. इसमें से हमें क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया मेरा इन्वेस्टमेंट, तो मुझे प्रॉफिट कितना आया 60,000. सो 60,000 इज माई नेट प्रॉफिट. ओके, सो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया 60,000 और
पे बैक पीरियड, अब आ गया पे बैक पीरियड। ये देखिए पे बैक पीरियड क्या है, कितने साल में हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा कितने साल में हमें रिफंड मिल गया। तो यहाँ पर 4 इयर्स में हमारा पैसा रिफंड हो गया, तो पे बैक पीरियड हो गया 4 इयर्स। ओके, पे बैक पीरियड हो गया 4 इयर्स। फिर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको क्या करना है, एनुअल प्रॉफिट निकालना है। ये देखिए पूरा प्रॉफिट हो गया 60,000 5 इयर्स में। अब इसको डिवाइड बाय 5 करना है, कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 करने से ये आ जाएगा, एक मिनट साइड में कैलसी में भी दिखा देती हूँ तो आप लोग को भी इजी हो जाएगा। इस कैलकुलेटर ओपन कर देती हूँ और मैं वैल्यूज फटाफट यहां से दिखा देती हूँ। टोटल नेट प्रॉफिट है मेरा 60,000, इसको मैंने किया डिवाइड बाय 5 तो आ गया मेरा 12,000। ओके, एनुअल प्रॉफिट आ गया 12,000। अब इसे मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख रुपीज इंटू 100, तो इससे आपको ROI आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं वापस कैलसी में आपको दिखा देती हूँ, इसको मुझे डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज करना है। ओके, तो कितना आ गया, 0.12 इंटू 100। ओके, मल्टीप्लाई दिस बाय 100, सो कितना आया 12%। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ 12%। दिस इज माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें तो आपको 5 on 5 जरूर मिलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है और उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मांगा है, तो वो एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हो। फिर यहाँ पर ये 12% का कैलकुलेशन आ गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द जनरल अप्रोच दैट माइट बी टेकन फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग इन एन ये वाला कोई पेपर है। एक्सप्लेन द जनरल अप्रोच दैट माइट बी टेकन फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 3 का डायग्राम है। इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि step by step what are the process for project planning. So first step है step number 0 because project selection करते हैं हम। फिर first step है identify project objectives and identify the infrastructure. Second third step है एनालाइज प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज, देन एस्टिमेट एफर्ट फॉर ईच एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द रिस्क, एलोकेट रिसोर्स, रिव्यू प्लान, देन एग्जीक्यूट द प्लान एंड डू लोअर लेवल प्लानिंग। तो ये डायग्राम आपको एज इट इज बनाना है और इसके हर एक स्टेप को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है। 1 line explanation is required. So with this we have completed one more question paper. Now we'll go to question paper 3. अब ये इस क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हमने नहीं देखे जो डिफरेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म project and give the importance of software project management. So पहला, what is project? तो project क्या है, a specific plan or design a planned undertaking, a large undertaking or a public work. अब importance of software project management, इसमें क्या है, strategic alignment, that is project management is important because it ensures what is being delivered is right and will deliver real value against the business opportunities. Then leadership, that is project management is important because it brings leadership and direction to the project. थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। यस, आई होप ये विजिबल है अभी। अब फिर भी सेकेंड, यस, अब मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। यस, फिर नेक्स्ट है क्लियर एंड फोकस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब
Project management is important because it ensures there is a proper plan for execution on strategic goal, the realistic project planning. The project management is important because it ensures proper executions of what is expected and how much is to be done, when it is to be delivered. Quality control basically ensures the quality of the product that is deliver. Risk management means we ensure that what are the different kinds of risk is identified and we are able to actually manage those risks, and if any corrective measures are required, we have done those corrective measures. Then comes the orderly process. Orderly process means the project management is important because it ensures the right people do the right thing at the right time. Continuous oversight ensures that the project progress is tracked and reported properly. Otherwise, what will happen? People may not do the work. Then comes the subject matter expert. So project management is important because someone needs to be able to understand if everyone is doing what they should do. And finally, managing and learning from success and failure. It means that what went wrong, what didn't work, we have to find out, and accordingly we have to change our plan. So question number 1 we have completed. Question number 2 ये तो मैंने already आपको explain किया हुआ है कि explain the stages involved in project management, life cycle, initiation, planning, execution and closure. फिर आता है write a note on project portfolio management. इसमें भी 3 stages है, definition, management and optimization. Then what is the importance of identifying the scope and objective of the project. So what is the objective? It helps to define the project team must achieve for project success. What is the outcome rather than what are the tasks completed. Okay, and predetermined results that we can check that yes, these are the results which we want to achieve and whether we have achieved it or not. जैसे आप एग्जाम देने वाले हो तो आप रोज पढ़ते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आपको मार्क्स कितने आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कितना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो हर दिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने कुछ प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स किए, टारगेट सेट किया तो वो हमने अचीव किया कि नहीं. दैट इज my predetermined results. Then define the boundary of the application. Then scope में क्या होता है? Basically, what is the output, what is the outcome, what is the benefit that we have to decide. Then comes the objectives and practical measures of effectiveness in meeting those objectives. मतलब हमने objective meet किया but practically we have achieved it or not. Establish project authority, that who's going to take care of the entire project or who is the project leader. Then stakeholder analysis means we have to identify the stakeholders and we have to identify that are we giving benefit to the stakeholders or not. Then modify the objectives in the light of stakeholder. मतलब अगर हमारे stakeholder के हिसाब से हमें कुछ objectives से modify करना पड़ा तो वो भी हमें करना चाहिए. फिर we have to have a project authority, मतलब हमें project के objectives क्या है, cost क्या है, वो सब हमें find out करना है. Then define people who are involved in the project, that is stakeholders, and we have to we should have a defined objective and we should try to achieve those objectives. So with this we have completed the next question. Now next question is how resource allocation managed in an activity of program management. अब रिसोर्स एलोकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो हर एक एम्प्लॉय को एक एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है. तो दैट इज माय वन काइंड ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. फिर बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं. तो रिसोर्स एलोकेशन का एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, सो व्हाट इट मीन्स दैट रिसोर्स एलोकेशन हेल्प्स अस टू चूज द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स फॉर आवर प्रोजेक्ट एंड मैनेज देम थ्रू आउट द वर्क सो एज टू अवॉइड over and under utilization of our employees, because resources are shared between concurrent projects. So what we should know the project and the team. We should know who is our
what is our project and who are the team members. Okay, only knowing the scope and resources available at our company, we can properly assign the team members to our project. If suppose a person is good in Java, so Java projects can be given to that person. Then that is resource allocation, starting by creating a high level plan and then consisting of requirements and deliverables, and then we should know exactly how we are going to complete the project. What is the skill matrix is very important. जैसे employees है तो employees का skill matrix should be there, and accordingly if work is assigned, some may be good at project analysis, some may be good at testing. So if we allocate the task accordingly, then it is faster and easier to complete the task. Then uncover risk early on our project. That means what? We have to find out that what are the risks involved in our project and what kind of emergencies may come for completing the project. So it may be resources, it may be related to the employees. So all this we have to be familiar with. Then keep track of the project. It means we have to continuously monitor and we have to think towards improving the effectiveness of our team utility. Same time, we have to measure the resource utilization, starting with tracking the time and the workload. Then analyze the project. Analyze the project means using the data gathered during पास्ट प्रोजेक्ट विल गिव अ ह्यूज एडवांटेज. अगर हमें पता है कि पास्ट में हमने जो प्रोजेक्ट किए तो बेस्ड ऑन दैट वी विल बी एबल टू मेक अ better plan for our future project. So having a tool with customer report will help us a lot to organize the data and calculate different metrics like employee payrolls, then KPIs and all. Then next question is write a note on risk evaluation and management. So risk evaluation means risk evaluation is a determination of risk management priorities through establishment of qualitative and quantitative relationship between benefits and associated risk. तो एक project में हमें क्या find out करना है? What are my benefits? What are my risk? And then risk analysis is defined as the sequence of process of risk management planning and analysis, identification and controlling risk on the project. So proper risk management is control of the possible future event that may have a negative effect on our project. मतलब risk वो activity है जो अभी currently नहीं है but in future it may happen and because of which we should be better prepared. So the negative effect of the future events, and we can have proactive and reactive process. So risk management process primarily involves the following activity. First is the plan risk management. It is the procedure of identifying how to perform risk management activities for the project. Second is risk identification.